हेलो एवरीवन, माय नेम इज वंश बत्रा एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। सेक्शन 1 और इंट्रोडक्शन बीएसए का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बीएसए जिसको एविडेंस एक्ट भी बोला जाता है, उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम इस वीडियो में ले लेंगे। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है सो आई विल मेक श्योर कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको बेसिक्स सभी के सभी बीएसए के क्लियर हो जाएंगे। सो मैं स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूँ दैट दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट वीडियो रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ बीएसए जो आप यूट्यूब पर देखोगे। सो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ और बोले। सो बीएसए के साथ साथ दो नए क्रिमिनल लॉज हमारे और ऐड हुए थे 2023 में। 2023 में 3 क्रिमिनल लॉज हमारे ऐड हुए थे। बीएनएस जो पहले आईपीसी था, बीएनएसएस जो पहले सीआरपीसी था, और बीएसए जो कि एविडेंस एक्ट था। 2023 में बिल पास हुए थे 25 दिसंबर 2023 को। ये डेट याद रखना, 25 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट का एसेंट मिला था और तीनों के तीनों लॉ जो हैं वो एनफोर्स्ड हुए थे 1 जुलाई 2024 को। ओके, सो दिस इज बेसिक, ये जरूर याद रखना, दिस स्टार। ओके, बीएसए पर आने से पहले मैं बाकी जो हमारे लॉज हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। बीएनएस सब्सटैंटिव लॉ है, ऑफेंसेस को डिफाइन करता है। मर्डर क्या होगा, थेफ्ट क्या होगा, चीटिंग क्या होगी, इनकी सजा क्या होगी। बीएनएसएस हमारा प्रोसीजरल लॉ है जो कि बताता है कि ट्रायल कैसे चलेगा, बेसिकली इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसेस रहेगा, बेल का क्या प्रोसीजर रहेगा। ये सब जो पॉइंट्स है वो सीआरपीसी जो पहले था, जो अब बीएनएसएस है, उसमें कवर होते हैं। और जो हमारा बीएसए है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो हमारा एविडेंस लॉ है। साक्ष्य का मतलब होता है एविडेंस। एविडेंस लॉ तो है, साथ के साथ ये प्रोसीजरल लॉ भी है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट इट इज़ ऑल्सो ए प्रोसीजरल लॉ ओनली। कुछ प्रोविजन को छोड़कर, जो मेनली एस्ट्रोपल का एक प्रिंसिपल है, एक प्रोविजन है बीएसए में, उसको छोड़कर इट इज़ प्रोसीजरल लॉ ओनली। थोड़ा बेसिक समझो कि बीएसए का एप्लीकेशन क्या है। तो जब ट्रायल होता है तो कोर्ट में एविडेंस लिए जाते हैं, राइट। जो सारा का सारा जो ट्रायल है वो एविडेंस पर बेस्ड होता है। बोला जाता है ना कि कोर्ट सबूत मांगता है, तो वो जो सबूत हैं उसको रेगुलेट करता है हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्रिमिनल ट्रायल हो, सिविल केस हो, फैमिली कोर्ट मैटर हो, डाइवोर्स से रिलेटेड मैटर हो, मैरिज से रिलेटेड कोई भी मैटर हो, तो जो वहाँ पर एविडेंस दिए जाएंगे उसको रेगुलेट करेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हस्बैंड वाइफ का केस चल रहा है। अब वाइफ कहती है मुझे एच से, हस्बैंड से अपने डाइवोर्स चाहिए, और किस ग्राउंड पे चाहिए? अडल्ट्री के ग्राउंड पर। यहाँ पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 में वाइफ के पास राइट है डाइवोर्स लेने का। बीएसए पढ़ रहे हो तो बेसिक्स तो पता होंगे ना कि डाइवोर्स के जो ग्राउंड है सेक्शन 13 में है। अब वाइफ है, वाइफ कहती है जज साहब, मतलब वाइफ नहीं कहेगी, वाइफ का मान लो एडवोकेट कहेगा कि जज साहब ये देखो हमारे पास क्या कहते हैं सीसीटीवी फुटेज है हस्बैंड और किसी पराई औरत की, हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स है, घंटों घंटों ये इस एस नाम की लड़की से बात करता था। तो वाइफ कहती है हमारे पास ये सारे सबूत हैं जज साहब, प्लीज़ इसको एक्सेप्ट करिए। तो ये जो सारे सबूत हैं, सारे एविडेंस हैं, ये एडमिट होंगे या नहीं होंगे, कौन से सेक्शन में एडमिट होंगे, इनकी रेलेवेंसी कितनी होगी, कि जो वो एविडेंस दिया जा रहा है वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, वीक एविडेंस है, ये सब कुछ जो रेगुलेट करेगा वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम करेगा। गॉट इट? एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी यहाँ से। क्या करता है? फिल्टर करता है कि कौन से फैक्ट्स मैटर करते हैं, बताता है कि कौन प्रूव करेगा। एक पर्टिकुलर फैक्ट है, वो प्रूव कौन करेगा, वो बीएसए बताता है। अब वाइफ एलिगेशन लगा रही है हस्बैंड अडल्ट्री कर रहा है, किसी पराई औरत के साथ संबंध बना रहे हैं, तो वाइफ ही प्रूव करेगी ना। तो ये कहाँ लिखा है? वैसे नॉर्मली हमको पता है कि हाँ वाइफ प्रूव करेगी, पर लिखा भी तो है ना, वो लिखा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शंस में। जो बर्डन है प्रूव करने का किस पे होगा और कैसे वो प्रूव होंगे, ये सब चीज़ें बताता है, ये सब पॉइंट्स से डील करता है बीएसए। ओके, सो मैं आपके लिए यहाँ पर फिल्टर आउट कर देता हूँ, यहाँ से बिल्कुल ध्यान से समझना। मैं फिल्टर आउट कर देता हूँ कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या क्या करता है, क्या क्या उसका पर्पस है एक्जैक्टली। बीएसए बताता है कि कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे, कौन उन्हें प्रूव करेगा और वो कैसे प्रूव होंगे। बस ये तीनों पॉइंट्स याद रखो, व्हाट, हु एंड हाउ। इन तीनों के तीनों क्वेश्चंस में हमारा पूरा बीएसए कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको समझाता हूँ व्हाट का क्या मतलब है, कि कौन से एविडेंस आप दोगे कोर्ट को, और कोर्ट ये मानेगी कि हाँ इस केस में ये जो फैक्ट आपने दिया है, ये जो सबूत आपने दिया है, ये रेलेवेंट है। रेलेवेंट का मतलब होना कि जो आप बात प्रूव करना चाह रहे हो उसको ये पर्टिकुलर एविडेंस सपोर्ट करता है। तो एग्जैक्टली कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे वो हमारे सेक्शन 4 से लेकर 50 तक कवर हैं। बीएसए के सेक्शन 4 से 50 तक वो कवर हैं। कौन उन्हें प्रूव करेगा, ये हमारे सेक्शन 104 से लेकर सेक्शन 120 तक कवर हैं। और हाउ द फैक्ट मस्ट बी प्रूव, वो फैक्ट प्रूव कैसे होंगे,
फैक्ट का मतलब होता है कोई भी बात, कोई भी पॉइंट मान लो आप, फैक्ट की एक अलग डेफिनेशन है, बट अभी के लिए मान लो कि कोई भी पॉइंट प्रूव कैसे होगा। वो जो हमारे सेक्शंस हैं, सेक्शन 51 से लेकर 103 और साथ के साथ 124 से लेकर 168, वो यहाँ कवर हैं, ठीक है। ये 104 120 को हम यहाँ लिख लेते हैं, 104 से 120, ओके। अब मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ, एक बात समझो। देखो सेक्शन 1 से लेकर 170 सेक्शन है बीएसए में। स्टार्टिंग के 2-3 सेक्शन में जनरल बातें लिखी गई हैं, डेफिनेशंस वगैरह लिखी गई हैं। सेक्शन 1 जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जनरल पॉइंट्स लिखे गए हैं। 170 में से मैंने 168 तक तो आपको ये बता दिया कि किस सेक्शन में एग्जैक्टली क्या बात लिखी होगी। 4-5 सेक्शंस रह गए जो व्हाट, हु एंड हाउ में कवर नहीं हो रहे, वो भी मैं डिस्कस करूंगा 1 मिनट में। बाकी आपको एक आइडिया मिल गया, एक ओवरव्यू मिल गया कि व्हाट भारतीय साक्ष्य अधिनियम इज ऑल अबाउट, ओके। अब थोड़ा सा मैं एक डिटेल में आऊँगा इनकी कि व्हाट, हु एंड हाउ में कौन कौन से फैक्ट एग्जैक्टली आएंगे, ठीक है। अब वैसे तो पूरा एविडेंस एक्ट ही इस पर बेस्ड है, वो एक एक सेक्शन अलग होगा, बट एक ओवरव्यू मिल जाएगा, इसको थोड़ा सा और डिटेल मिल जाएगा आपको। व्हाट फैक्ट्स आर रेलेवेंट का मतलब कि कौन से फैक्ट मैटर करते हैं केस में और कौन से यूजलेस हैं। सेक्शन 4 से 50 बताते हैं वो। इसमें कौन कौन से, सेक्शन 4 से 50 में कौन कौन से फैक्ट्स कवर होते हैं। फॉर एग्जांपल मोटिव, किसी का मोटिव है वो रेलेवेंट होना चाहिए, राइट। ए का मोटिव है कि वो बी को मार दे, ये जो फैक्ट है ये रेलेवेंट होना चाहिए ना, है ना, तो वो रेलेवेंट है। सेक्शन 6 में वो रेलेवेंट होता है। प्रिपरेशन करना, क्राइम कोई कर रहा है उससे पहले कोई प्रिपेयर कर रहा है उसके बारे में, हथियार लेके आ रहा है, तो ये भी रेलेवेंट है, ये भी रेलेवेंट सेक्शन 6 में ही है। तो ये कौन बता रहा है, बीएस से ही तो बता रहा है कि क्या रेलेवेंट है क्या नहीं है। कंडक्ट हो गया, बिहेवियर होगा, कैसे वो पर्टिकुलरली बिहेव कर रहा है क्राइम होने के बाद। वो शहर ही छोड़ के भाग गया, मान लो क्राइम के बाद वो एक्यूज्ड है और वो शहर छोड़ के भाग गया, वो फैक्ट रेलेवेंट होगा। सर्कमस्टेंस रेलेवेंट होगा, मान लो उसकी सारी की सारी शर्ट पे खून लगा हुआ था जब उसको देखा गया, तो वो सर्कमस्टेंस है ना एक, कि उसको इस तरीके से देखा गया, सब कुछ रेलेवेंट है, ये सब पॉइंट्स रेलेवेंट हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट्स रेलेवेंट है सेक्शन 4 से 50 में जो दिए गए। मान लो एक इंसान है ए, वो एक्यूज है मर्डर का, मान लो उसने वो एक्यूज है बी के मर्डर का, वो बी के घर में एंटर हो रहा है, उसका सीसीटीवी फुटेज जो है वो रेलेवेंट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जो हथियार है उस पर ए के फिंगरप्रिंट्स मिले, वो रेलेवेंट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। पहले धमकी दी थी और मेडिकल रिपोर्ट्स बी की, सब कुछ रेलेवेंट होगा। बट ए की फैमिली प्रॉब्लम, चाइल्डहुड बिहेवियर उसका कैसा था, ये थोड़ी रेलेवेंट होगा। तो बी इससे फिल्टर कर देता है कि क्या रेलेवेंट होगा क्या नहीं होगा। सेक्शन 4 से 50 में जो भी पॉइंट्स आएंगे वो रेलेवेंट होंगे। दूसरा कौन प्रूव करेगा फैक्ट को, व्हाट हमने कवर करा, बातें हु, कौन फैक्ट को प्रूव करेगा। इसमें कॉन्सेप्ट आता है बर्डन ऑफ प्रूफ का। बर्डन ऑफ प्रूफ और ऑनर्स ऑफ प्रूफ, दो कॉन्सेप्ट होते हैं। अभी आप समझो कि बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब ये होता है कि किस पर बर्डन है पर्टिकुलरली प्रूव करने का कि कोई पॉइंट, कोई फैक्ट एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। जैसे कि नॉर्मली प्रोसिक्यूशन पर बर्डन होता है गिल्ट प्रूव करने का। अगर ए कह रहा है कि बी ने सी को मारा, अब ये बात ए बोल रहा है तो ए ही प्रूव करेगा कि बी ने सी को मारा, ना कि बी ये प्रूव करेगा कि मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। ऐसा नहीं होता है। पहले ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये प्रूव करेगा कि बी ने ही सी को मारा है, उसके बाद बर्डन जो है वो शिफ्ट होगा बी पर। ठीक है, ये नॉर्मल रूल रहता है और अलग अलग रूल है। अगर बी खुद ही कह देता है हाँ मैंने मारा, मैंने सी को मारा है, ये साइकिल टू सी, बट मैंने सेल्फ डिफेंस में मारा है, तो फिर बी खुद प्रूव करेगा कि उसका सेल्फ डिफेंस का राइट था। तो उस केस में बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर ना होकर डिफेंस पे हो जाएगा। डिफेंस को ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसका राइट टू प्राइवेट डिफेंस था। बीएनएस में कुछ जनरल एक्सेप्शंस है सेक्शन 14 से 44 तक, कि एक्सीडेंट से हुआ है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट लगा है, प्राइवेट डिफेंस में हुआ है, तो उस केस में डिफेंस प्रूव करेगा। ये सब पॉइंट्स आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। और हाउ द फैक्ट मस्ट बी प्रूव, ठीक है, इसके ये सब सेक्शंस हैं। हाउ में क्या क्या पॉइंट आते हैं कि ओरल एविडेंस एडमिट होगा नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहाँ मैंडेटरी होता है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कहाँ दिया जा सकता है, एक्सपर्ट ओपिनियन, कोई हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है, ठीक है, वो अगर अपना ओपिनियन दे रहा है तो वो कितनी उसकी वैल्यू है, और साथ के साथ क्या उस केस में एक्सपर्ट का ओपिनियन जरूरी है नहीं, ये सब पॉइंट्स बीएसए कवर करता है। तो ये सब पॉइंट्स जो आएंगे वो हाउ में आएंगे कि कैसे एक पर्टिकुलर फैक्ट प्रूव होगा। तो हमने व्हाट, हु एंड हाउ का थोड़ा बेसिक समझ लिया। कुछ रिमेनिंग सेक्शंस हैं, ये सब रिमेनिंग सेक्शंस है जो व्हाट, हु एंड हाउ में कवर नहीं हुए। तो एक एस्टोपल का प्रोविजन है जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा होगा, ये जनरल प्रोविजन है, ठीक है। सेक्शन 1 से लेकर 3 भी कवर नहीं है, वो भी एक जनरल प्रोविजन ही हैं कुछ। सेक्शन 1 तो इस वीडियो में हम कवर भी कर रहे हैं, ठीक है।
एविडेंस का मीनिंग सेक्शन 2(1)(e) में बताया गया है। ये मैं बेसिकली जो नेक्स्ट वीडियो होगी सेक्शन 2 की उसमें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बस यहाँ पर ये समझ लो कि एविडेंस का मतलब होता है स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट्स। ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। एविडेंस में दोनों चीज़ें आती हैं। तो आई होप सो आपको यहाँ तक बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। बेसिक्स क्लियर हो गए हो तो प्लीज़ लाइक करो इस वीडियो को, शेयर भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो एक अच्छा सा। अब आते हैं सेक्शन 1 पर। हाँ, ये नेचर ऑफ लॉ समझ लेते हैं। जैसे पहले मैंने बताया कि प्रोसीजरल लॉ है जो बीएसए है, क्योंकि इसमें सारा प्रोसीजर ही तो बताया हुआ है कि कैसे फैक्ट्स प्रूव होंगे। वो प्रोसीजर है ना, कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे, प्रोसीजर, फैक्ट की रेलेवेंसी का सारा प्रोसीजर बताया हुआ है, कौन उन्हें प्रूव करेगा, ये सब कुछ प्रोसीजर में ही कवर होता है। सेक्शन 1 पर आते हैं उससे पहले ये समझो लेक्स फोरी प्रिंसिपल। लेक्स फोरी का मतलब होता है लॉ ऑफ द फोरम। लेक्स फोरी या लॉ ऑफ द फोरम का मतलब होता है उस फोरम का या उस कंट्री का लॉ अप्लाई होगा जहां पर वो पर्टिकुलर केस चल रहा है। मान लो एक पर्सन ने दूसरे को मारा इंडिया से बाहर, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इंडिया से बाहर, तो उस केस में रेमेडी होती है। बट उस केस में अगर इंडिया में लॉ सूट फाइल किया गया फॉर एनी रीजन, इंडिया में भी जुरिस्डिक्शन बनती थी, तो वहां पर जो प्रोसीजर अप्लाई होगा वो बीएसए का होगा, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट है उसका होगा। तो ये छोटी सी बात है सेक्शन 1 पर। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 कह रहा है दिस एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इस एक्ट को बोला जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन शॉर्ट, जिसको हम बीएसए भी कहते हैं। सेक्शन 1 बताता है क्या टाइटल होगा, टाइटल हमने देखा। एप्लीकेशन कहाँ होगी, सबसेक्शन 2 बताता है एप्लीकेशन के बारे में। और कमेंसमेंट मतलब कब ये कमेंस होगा, कब ये एनफोर्स होगा, ये जो एक्ट है। एनफोर्समेंट की डेट ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जो कि है 1 जुलाई 2024। ओके, अब एप्लीकेशन जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप ध्यान से समझना। मैंने आगे एक्सप्लेन भी करा है इसी पार्ट को स्पेसिफिकली यहाँ पर ये जानना है कि जो बीएसए है वो कहाँ अप्लाई होता है और कहाँ अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ अप्लाई नहीं होता है। तो इट अप्लाइज टू, सबसे पहले ये कहाँ अप्लाई होता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग पर, सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग पर जो कि कोर्ट में होती हैं, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल होता है मिलिट्री कोर्ट। बट नॉट टू, और कहाँ अप्लाई नहीं होता है, एफिडेविट प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर नॉट प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली 4 पॉइंट लिखे गए कि अप्लाई कहाँ होगा। सबसे पहले जुडिशियल प्रोसीडिंग पर अप्लाई होगा जो बीएसए है, दूसरा मिलिट्री कोर्ट्स पर अप्लाई होगा। कहाँ अप्लाई नहीं होगा, फर्स्ट एफिडेविट पर अप्लाई नहीं होगा, दूसरा आर्बिट्रेटर के सामने जो प्रोसीडिंग होती है, मतलब जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग होती है वहाँ अप्लाई नहीं होगा। अब इसका जो एप्लीकेशन थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि कहाँ अप्लाई होगा बीएसए, कहाँ अप्लाई नहीं होगा, और इससे रिलेटेड कुछ केस लॉज। इसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगी। तो अप्लाई कहाँ होगा, जैसे कि मैंने बताया जुडिशियल प्रोसीडिंग पर अप्लाई होगा, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल्स, मतलब जो मिलिट्री कोर्ट्स होती हैं वहाँ भी अप्लाई होगा, ठीक है। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है, सेक्शन 2(1)(m) BNSS, यहां पर जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन बताई गई है। जुडिशियल प्रोसीडिंग वो होती है जहां पर कोर्ट ओथ पर एविडेंस लेता है, जहां पर ओथ पर एविडेंस लिए जा सकते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है। अगर आप ओथ पर एविडेंस ले रहे हो, उसके बाद आप डिसाइड करते हो किसी का कोई राइट बनता हो, कोई ड्यूटी बनती हो, तो उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग बोलते हैं। ओथ क्या होता है, शपथ होती है ओथ, जो कि बोला जाता है कि आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, कि जो भी मैं एविडेंस दूंगा वो ट्रू होंगे, या जो भी मैं इस कोर्ट में कहूँगा वो सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। ये जो है सच में एडमिनिस्टर करवाई जाती है कोर्ट में, उसके बाद एविडेंस लिया जाता है, तो उस प्रोसीडिंग को जुडिशियल प्रोसीडिंग बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स है, क्रिमिनल ट्रायल, सिविल सूट, रिट प्रोसीडिंग, फैमिली कोर्ट जो होती है, फैमिली कोर्ट में जो प्रोसीडिंग होती है, अपील रिवीजन और कोर्ट मार्शल। तो ये समझ आया हमको बीएसए अप्लाई कहाँ होता है। अप्लाई कहाँ नहीं होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, क्वेश्चन उससे ज़्यादा आते हैं। सबसे पहले एफिडेविट्स पर अप्लाई नहीं होता है। एफिडेविट्स पर अप्लाई ना होने का मतलब कि बीएसए एफिडेविट्स पर अप्लाई ना होने का मतलब होता है कि जो एफिडेविट्स हैं वो एविडेंस कंसिडर नहीं किए जाते हैं। एफिडेविट होता क्या है, सबने सुना है एफिडेविट के बारे में। एक रिटन स्टेटमेंट होती है, कोई ऑफिसर को हम देते हैं, जैसे कि नोटरी हो गया, ऑथ कमिश्नर हो गया, इनको हम एफिडेविट देते हैं। उसमें कुछ भी फैक्ट मेंशन होता है कि मान लो मेरे अकाउंट में एट प्रेजेंट इतना पैसा है, या मेरी जो प्रॉपर्टी है वो इतनी है। तो अगर किसी ने मान लो एफिडेविट दिया, तो क्या उसको एविडेंस कंसिडर कर लेना चाहिए? ऐसे ही नहीं करना चाहिए ना, कोई भी कुछ भी एफिडेविट में लिख के दे सकता है। तो इसलिए जनरली एफिडेविट्स को एविडेंस कंसिडर नहीं किया जाता है। देखो यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, जब एफिडेविट एज एन एविडेंस कंसिडर नहीं किया जाता है तो उसका रोल क्या है फिर? देखो सबसे पहली बात, दो बातें यहाँ पर। सबसे पहली बात, ऐसा नहीं है कि कभी भी उसको एज एन एविडेंस परमिट नहीं किया जाएगा। सबसे पहले ऑर्डर 19 रूल 1 एंड 2 में कोर्ट कैन परमिट टू गिव एफिडेविट
और उसको एज एन एविडेंस कंसिडर किया जाता है वहाँ पर, जो रूल 1 और 2 में बातें लिखी गई हैं। दैट इज़ कि अगर कोर्ट खुद परमिट कर दे या क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाए उस एफिडेविट के बेसिस पे, तो उसको एविडेंस कंसिडर किया जाता है। और दूसरी बात, अगर कोई इंसान कोर्ट में एफिडेविट देता है और उसमें इंटेंशनली फॉल्स स्टेटमेंट देता है, तो उसको पर्जरी के ऑफेंस के लिए, फॉल्स एविडेंस देने के लिए लायबल बनाया जा सकता है। चैप्टर 14 BNS में इसके प्रोविजंस दिए हुए हैं। बाकी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, अब इतना समझ लो। दूसरा, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पर भी BS से अप्लाई नहीं होता है। ये जो प्रोसीडिंग्स होती हैं क्वासी जुडिशियल होती है। स्ट्रिक्ट रूल ऑफ एविडेंस डज नॉट अप्लाई हियर। जो BSA के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, जो फॉर्मल प्रोसीजर है, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। सेम विद नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग, जैसे कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, ITAT है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, या पोश कमेटी की जो हियरिंग होती है, लोक अदालत की जो सेटलमेंट होती है, यहाँ भी BS से अप्लाई नहीं होता है। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई होते हैं, और कुछ मेन रूल्स हो गए एविडेंस के, जैसे कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। जो डॉक्यूमेंट में एविडेंस होता है, वो उसका जो प्रेफरेंस होता है वो ओरल से हमेशा ज़्यादा होता है। ये एविडेंस एक्ट का एक रूल है, तो ये यहाँ अप्लाई होता है, मेन रूल है, यहाँ भी अप्लाई होता है इन प्रोसीडिंग्स में, क्योंकि जनरल रूल है ये। और इन प्रोसीडिंग्स में स्ट्रिक्ट रूल ना अप्लाई होकर जो प्रोसीजर होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। सो यहाँ पर BS से अप्लाई नहीं होता है। हाँ, कुछ जजमेंट्स हैं यहाँ पर जहाँ पर यही बात लिखी गई जो मैंने बोला है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस TR वर्मा में लिखा गया कि ट्राइब्यूनल्स पर BS से अप्लाई नहीं होता है, और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल वो उनको फॉलो करने होते हैं। डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज पर भी जो स्ट्रिक्ट रूल ऑफ एविडेंस अप्लाई नहीं होते हैं। ट्राइब्यूनल्स होते हैं, अनलेस जो स्टैट्यूट है वो खुद कहे कि इस ट्राइब्यूनल पर एविडेंस एक्ट के स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई होंगे, तब तो अप्लाई होगा। वैसे नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है तो उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट है। लोक अदालत जो लगती है उसके लिए लोक अदालत एक्ट है। तो वहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया गया कि एविडेंस के BSA के रूल्स अप्लाई होंगे। अगर कोई स्टैट्यूट मेंशन करता है तो अप्लाई होंगे, और अदरवाइज नहीं होंगे एज पर दिस जजमेंट। सो हमारा BSA का जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब सो आपको यहाँ तक समझ आया होगा, बेसिक्स आपके क्लियर हुए होंगे, एप्लीकेशन वगैरह सेक्शन 1 में कि कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ नहीं होता। उससे पहले जो हमने हु, वट एंड हाउ जो डिस्कस करा है, वट, हु एंड हाउ टू बी प्रिसाइज, जो हमने डिस्कस करा वो आपको समझ आया होगा। सो अगर समझ आया है तो डोंट वेट, लाइक करो वीडियो को, और एक अच्छा सा कमेंट कर दो अगर आपको नेक्स्ट वीडियोस चाहिए तो। सो यही था आज के लिए। हाँ, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो यही था आज के लिए। दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।